हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एक नए चैप्टर्स के ऊपर। इससे पहले आपको दो चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। एक है आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा था वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों चैप्टर्स पे अच्छा आपके कमांड होंगे और वीडियो थोड़ा आप लोग डिटेल में देखा करिए, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से कोई उनको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये तो मैं कंफर्म गारंटी दे रहा हूं कि हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री के तीन बुक्स होते हैं, एक होते हैं एंशिएंट, एक होते हैं मिडाइवल, एक होता है मॉडर्न। और तीनों से अगर बाई चांस तीन तीन क्वेश्चन भी अगर पूछ दे, ऐसे तो पूछता ही है, दो तीन क्वेश्चन तो पूछना ही है उसको प्रत्येक हिस्ट्री से। 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपको देखने को मिल ही जाता है। अगर तीन तीन क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से पूछ दे, अप्रोक्स मान के चला जाए 10 क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको 10 से होकर कितना हो गया, 40 मार्क्स कट गया। इसी तरह फिर ज्योग्राफी में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के चलोगे, 3 क्वेश्चन वहां से चला जाएगा। ऐसे करते करते पूरे जीएस से तुम्हारा 20 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो 20 का 80 नंबर तो तुम्हारा ऐसे ही चला गया। कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 3 या 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के लिए हम पूरा बुक्स क्यों पढ़े, 3 बुक्स क्यों पढ़े। तो जीएस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर ऐसे करंट अफेयर्स के लिए आप सोचने लगे कि पूरे करंट अफेयर्स को हम क्यों पढ़े, जब करंट अफेयर से मात्र 10-12 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 12-13 क्वेश्चन के लिए हम पूरा करंट अफेयर्स एक साल का क्यों पढ़े, इतना सारा क्यों पढ़े। तो फिर आप 12 क्वेश्चन इधर से, 20 क्वेश्चन इधर से, 30-32 क्वेश्चन आप खत्म कर दिए, 100 मार्क्स आपका चला गया। 100 मार्क्स में से अगर कुछ गेम भी आप करना चाहें, अगर पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो 10-20 नंबर आप लेकर आएंगे, 80 नंबर आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन आपको जीके जीएस में पूछा जाता है। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं बेवजह की चीज नहीं है, वो मैं जान रहा हूं कि थोड़ा सा लेंदी है आपके लिए, एक नया चीज है, एक डिटेल वीडियो है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट्स हो, चाहे सीवीटी जनरल टेस्ट वाले बच्चे हो, या फिर बीपीएड वाले बच्चे हो, या फिर महाराष्ट्र कॉमन इंडियन टेस्ट वाले बच्चे हो। महाराष्ट्र कॉमन इंडियन टेस्ट के एलएलबी में तो कंफर्म बोल दिया गया कि आपको 40 क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे करंट अफेयर्स और जीके जीएस से। तो वहां तो आपको कंफर्म है ना, तो उसको तो पढ़िए। नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी सरप्राइज हो जाते हैं इंडिया में, ठीक है, कोई एग्जाम में सरप्राइज हो जाता है। और एक अच्छे स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने चाहिए। और जिस दिन वीडियो डाला जा रहा है उसी दिन देखने की कोशिश कीजिए। अगर उसको टालोगे तो तुम्हारे लिए बर्डन बनेगा, जिस तरीके से करंट अफेयर्स बर्डन बनते जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो तीसरा चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक कल्चर। ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक वैदिक सिविलाइजेशन हुआ। जस्ट लाइक वो जैसे एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस तरह की एक सभ्यता थी, जस्ट उसी तरह एक वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, यानी वैदिक कल्चर भी हुआ। और इसमें सारे डिटेल्स पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, पूरे डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वैदिक कल्चर जो था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में बटा हुआ था। पहला जो पार्ट था वो था आपको ऋग वैदिक पीरियड। पहला जो पार्ट था वो ऋग वैदिक पीरियड, और दूसरा जो पार्ट था वो है लेटर वैदिक पीरियड। दोनों को ध्यान से सुनिएगा। वैदिक कल्चर को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक था ऋग वैदिक पीरियड और एक था लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, जो ऋग वैदिक पीरियड था उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, तो 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी उसका टाइम पीरियड था। और लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 बीसी है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है, वैदिक कल्चर का जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स है, एक है ऋग वैदिक पीरियड और सेकंड है लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 बीसी। तो इसको याद कर लेना, यहां से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जाम में बनने को देखने को मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला जो पॉइंट है कि ये जो वैदिक कल्चर था, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यहां पर कौन से लोग रहते थे। तो वैदिक कल्चर जो डेवलप किया गया था, दिस इज अ रूरल सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय आर्यंस। तो पहला चीज तो आपको एक पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, रूरल। ठीक है, रूरल आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, रूरल थे।
जैसे कि आपको बताया था मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अर्बन थे, ये लोग रूरल थे, इनकी जो सभ्यता थी, इनकी सिविलाइजेशन थी, वो कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे आज के डेट में गांव में जैसे लोग रहते हैं, उसी तरह उस समय वे लोग गांव में रहा करते थे। एक रूरल सिविलाइजेशन थी। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यंस के द्वारा डेवलप किया गया था, आर्यंस। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि आखिर ये आर्यंस थे कौन? तो एक बहुत बड़े विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मुलर, आपने जरूर कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो उस मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग, मैक्स मुलर ने यह बताया है कि जो आर्यंस थे, ठीक है, वो आर्यन जो थे वो कहां से आए थे? तो वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। सेंट्रल एशिया का जो पार्ट, अगर मैप में आपको सेंट्रल एशिया देखना है तो जाकर आप देख सकते हैं। ये लोग जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए थे, ठीक है। और यहां पर आने के बाद सबसे पहले लोग कहां पर बसे थे? तो आपको पता हो कि हर एक जितने भी आक्रमणकारी हुए, सबसे पहले इंडस यानी सिंधु नदी के आसपास उन्होंने बसना ज्यादा प्रारंभ किया, क्योंकि वहां पर जो रहने का जो डेवलपमेंट, वहां सिविलाइजेशन थी, वहां पर जो क्वालिटी थे, वहां पर एयर थे, वहां पर वाटर मिल जाते थे, तो वहां पर रहना थोड़ा सा आसान था। तो आर्यन वहां से जब आए, कहां से? सेंट्रल एशिया से इंडिया में, तो वो सिंधु नदी के आसपास रहना उन्होंने पसंद किया। और सिंधु नदी के आसपास उन्होंने दो जगह चुना, एक तो पंजाब और एक सिंध, ठीक है। तो सिंधु नदी के आसपास पंजाब और अफगानिस्तान वाला जो आसपास का जो एरिया था, वहां पर इन्होंने रहने का स्टार्ट किया, ठीक है। और ये इनकी लैंग्वेज जो थी आर्यंस की, वो एक क्या थी? एक संस्कृत लैंग्वेज थी, ठीक है। क्या लैंग्वेज थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। यहां पर आप देखिए आर्यंस का जो ये जो थे प्राइम रेजिडेंट कहां के थे? सेंट्रल एशिया के थे। किसके द्वारा? मैक्स मुलर ने ऐसा बता के रखा है। और ये पहले रेजिडेंस कहां पर रहे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। और इनकी जो लैंग्वेजेस थी, किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहां से आपको इतने क्वेश्चंस बनेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऋग वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कि इन वैदिक कल्चर का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के देखा जाए, कैसे कैसे यूनिट में ये लोग बटे हुए थे। तो इनके यूनिट की बात किया जाए तो ये लोग 5 यूनिट में टोटल बटे हुए थे, ठीक है। जैसे आज के डेट में कैसे होता है? जैसे आज के डेट में क्या होता है? पहले विलेज होता है, विलेज के बाद क्या होता है? एक मंडल होता है, मंडल के बाद क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है? राज्य होता है, राज्य के बाद क्या होता है? राज्य से मिलकर क्या हो जाता है? कंट्री हो जाता है। तो उसी तरह ये लोग छोटे छोटे यूनिट में बटे हुए थे, जिसमें पहला है कुल, दूसरा है विलेज, तीसरा है विस, चौथा है जन और पांचवा है राष्ट्र, स्टेट। स्टेट बोलिए या फिर राष्ट्र बोलिए, ठीक है। जो कुल के जो हेड होते थे उनका नाम था कुलपति, कुलपति उन्हें कहा जाता था। विलेज के जो हेड होते थे उसे ग्रामनी कहा जाता था। जो विस के हेड होते थे उसे विस्पति कहा जाता था। जो जन के हेड होते थे वो राजन कहा जाता था। और जो स्टेट के हेड होते थे उसे किंग कहा जाता था। जैसे आज के डेट में हम लोग विलेज, डिस्ट्रिक्ट जिस तरह से बटा हुआ है, उसी तरह ये लोग 5 यूनिट में पहले इनकी कल्चर जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थी, वो बटी हुई थी। कुल के जो हेड होते थे उनको कुलपति कहा जाता था, विलेज की ग्रामनी, विस की विस्पति, जन को राजन और स्टेट को किंग। और यहां से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से याद कर लेना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने को मिलेगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इनके कुछ ऑफिसर्स के बारे में। जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आज हमारे देश में क्या है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, पुलिस है, बहुत तरह के जो पोस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो बोला जाता है। तो हम लोग ऋग वैदिक पीरियड का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को देखते हैं, ठीक है। ये सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें जो मेजर ऑफिसर्स में जो पहला आपको है रिलीजियस ऑफिसर। रिलीजियस ऑफिसर यानी रिलीजियस ऑफिसर्स का मतलब होता है धार्मिक अधिकारी। देखो आज के डेट में हमारे इंडिया में जो ब्राह्मण होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनकी वैल्यू नहीं है। पहले के डेट में यही हुआ करते थे और इन्हीं की देखरेख में सब काम हुआ करता था। और सबसे बड़े ऑफिसर्स के रूप में इन्हें जाना जाता था, प्रिएस्ट को। तो रिलीजियस ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था? प्रिएस्ट। उसके बाद दूसरा जो नाम है स्पॉटर। स्पॉटर होता है गुप्तचर, ठीक है। जो गुप्तचर का जो काम करते थे उसको अस्पष्ट कहा जाता था। तीसरा है दुर्गपति। दुर्गपति का मतलब समझ रहे हैं कि जो एज ए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आप जान सकते हैं इसको। जो दुर्गपति है उसे पूर्व कहा था, क्या? पूरब बोलिए या फिर पूर्व बोलिए। उसके बाद जो फोर्थ है
पैस्चर ऑफिसर ऑफ ट्रांजिटिंग लैंड, क्या है पैस्चर, यहां पर पैस्चर का स्पेलिंग गलत है, PASTURE होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। पैस्चर ऑफिसर्स ऑफ ट्रांजिटिंग लैंड जो थे उसे वाजपति कहा जाता था। पैस्चर भूमि का मतलब यह होता है कि वैसे ही भूमि जहां पर वो खाली होता है, जो चारागाह करने के लिए यूज होता है, जानवरों को चराने के लिए जो लैंड का यूज किया जाता है उसे पैस्चर भूमि लैंड को कहा जाता है। और उसके जो हेड थे, सोचिए उस समय में इस तरह के लैंड का भी यूज होता था और इस तरह के लैंड के लिए भी ऑफिसर्स रखे गए थे जिनका नाम था वाजपति। अगला जो इंपॉर्टेंट है सबसे मोस्ट, पुलिस। पुलिस को क्या कहा जाता था, उग्र, ठीक है, पुलिस को उग्र कहा जाता था। और इसके अलावा सूत, चैरियोटर और कमादी, ये तीन टाइप के और लोग थे जिनको रत्नी कहा जाता था, जिसमें टोटल 12 मेंबर्स हुआ करते थे। तो ये 6 याद रखना। रिलीजियस ऑफिसर थे प्रियस्त, स्पॉटर स्पस, दुर्गपति पूर्व, पैस्चर ऑफिसर ऑफ ट्रांजिटिंग लैंड वाजपति, पुलिस उग्र और सूत, चैरियोटर एंड कंपादी रत्नी, जो टोटल 12 हुआ करते थे। यहां तक सभी को क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को दिक्कत होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स का कोई मेंशन नहीं किया गया। जुडिशियल ऑफिसर का मतलब होता है जज, ठीक है, तो जज के बारे में किसी भी तरह का आपको ऋग वैदिक पीरियड में आपको चर्चा नहीं किया गया है। देखो मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूं बहुत कंसाइज में मैं दे रहा हूं और लूसेंट्स बुक्स के हेल्प से देता हूं, और आपको बता रहा हूं कि इतने स्पेशल तरीके से इस नोट्स को बनाया हूं, टू द पॉइंट, बेकार की बातें एकदम नहीं की गई है। जो आपको एग्जाम में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही मैं बताने की कोशिश किया हूं, कि ताकि जो भी आप पढ़े सिर्फ टू द पॉइंट पढ़े, आपका जो सिलेबस हो, आपका जो कंटेंट हो बहुत ज्यादा वास्ट ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अदर्स ग्रुप में जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा शेयर कर दिए ताकि और भी बच्चे लोग इसका हेल्प ले सके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है असेंबली एंड कमिटी, जिसको सभा और समिति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये सभा और समिति होती क्या थी, असेंबली एंड कमिटी हुआ करते क्या थे, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखा जाए, एन इंस्टीट्यूशन एडवाइजिंग द किंग, ठीक है, राजा को सलाह देने वाली यह संस्था थी। सभा और समिति और असेंबली और कमिटी जो थे वो क्या थे, राजा को जो थे वो सलाह देते थे, राजा को एडवाइस देते थे। इनका मुख्य काम यही होता था कि ये लोग एन इंस्टीट्यूशन एडवाइसिंग द किंग, राजा को सलाह देने का काम ये लोग किया करते थे, ठीक है। अब यहां पर असेंबली की बात करें, असेंबली में वो लोग होते थे जो उच्च पोस्ट के होते हैं, मतलब राजघराने के लोग जिनके पास पैसा होता था, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ बेस्ट पीपल, ठीक है। तो सभा में श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। उसके बाद है कमिटी, कमिटी में नॉर्मल्स पीपल होते थे, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, नॉर्मल्स पीपल होते थे, ठीक है। तो और कमिटी के जो हेड होते थे उसको ईशान कहा जाता है, यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके जो हेड होते थे उसे क्या कहा जाता था, ईशान, ISHAAN, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। कमिटी के जो हेड होते थे उसे ईशान कहा जाता था माफ कीजिएगा। और वीमेन कुड पार्टिसिपेट इन मीटिंग एंड कमिटी। और एक चीज और थी कि जो महिलाएं थी, ठीक है, बात को समझिएगा, जो महिलाएं थी वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी, पार्ट ले सकती थी। तो यहां से एक कंडीशन ये देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का जो वीमेंस का जो यहां पर इंपावरमेंट है अच्छा था, वीमेंस का कंडीशन अच्छा था। जिस तरीके से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला था कि वहां पर भी वीमेंस के कंडीशन ठीक थे और नहीं भी ठीक थे, क्योंकि वहां पर जो मेजर डिसीजंस महिलाएं लिया करती थी, लेकिन वहां पर प्रोस्टिट्यूशन और कर्टेन सिस्टम भी था। लेकिन यहां पर वो सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा है। यहां पर वीमेन जो है वो डायरेक्ट सभा और समिति, असेंबली और कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि वीमेन का कंडीशन यहां पर अच्छा खासा था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट्स के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ वार के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, युद्ध के ऊपर बात करते हैं। युद्ध में जो पहला पॉइंट है वो है यूज ऑफ द वर्ड गविष्टि फॉर वार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है गविष्टि, ये जो गविष्टि वर्ड आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अब वैदिक सिविलाइजेशंस के अकॉर्डिंग वार के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो आपको आंसर देना होगा गविष्टि। और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है।
ठीक है। अब यहां पर एक चीज बात होगा कि आज की डेट में जैसे लड़ाई झगड़ा होते हैं, किस लिए होते हैं? संपत्ति के लिए होती हैं, पैसे के लिए होते हैं। बेसिकली तो यही है, आज इंडिया में मात्र जो भी लड़ाई झगड़ा है दो ही चीज के लिए होता है। एक तो जमीनी विवाद बहुत ज्यादा है और दूसरा पैसे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता है। यही दो विवाद के कारण आज हमारे इंडिया में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है। तो उस समय भी कुछ ऐसा कंडीशन रहा होगा जिसके कारण से ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। तो जी हाँ, उस समय भी एक ऐसा कंडीशन था, ये लोग गायों के लिए लड़ाई करते थे। किसके लिए? गायों के लिए। ठीक है, सर्च फॉर काउ। ठीक है, ये लोग गाय के लिए इस लड़ाई करते थे। मतलब इनको गायों से प्रेम था। जैसे आज के डेट में जो हमारा संपत्ति पैसा रुपया है, उनकी संपत्ति उस समय गाय हुआ करती थी। और इसका जो मुख्य रीजन है कि जो सेंट्रल एशिया वाले जो पार्ट है जहां से आर्यंस आए हुए थे, वो लोग ऐसे जमीन से आए थे जहां पर एग्रीकल्चर लैंड काफी ज्यादा था, चारागाह करने की जमीन काफी अच्छे थे। तो वहां पर जो गायों की चराने की जो समस्या थी वहां पर इतनी ज्यादा नहीं थी। तो गविष्टि जो है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सर्च फॉर काउ, यानी गायों की खोज। और इसके बाद एक और बैटल्स का मैं बता रहा हूं, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स की, बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो जानकारी मिलती है ऋग्वेद के, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्ता और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है। तो 10 किंग की जो चर्चा है वो कहां पर है? तो इसकी जो चर्चा है ये 10वें मंडल से है। ठीक है, 10वें मंडल से। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल से इसकी चर्चा की गई है। मैं यहां पर मेंशन नहीं किया हूं। ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन अभी तुरंत कर लो कि बैटल ऑफ 10 किंग्स की जो हमें चर्चा मिली है, जो जानकारी मिली है, जो सोर्सेस मिली है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिली है। ठीक, नहीं, ऋग्वेद के 7th डिवीजन से, यहां पर मैं मेंशन किया हूं, माफ कीजिएगा। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से इसकी हमें जानकारी मिली है। माफ कीजिएगा, 10वें मंडल में बोल रहा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल से बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में हमें चर्चा मिली है। और ये जो युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध बिटवीन सुदास एंड द 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुसनी। ये सुदास और 10 राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ था। किस नदी के तट पर? परुसनी नदी, यानी रावी नदी। रावी नदी का जो पुराना नाम था वो परुसनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में 2 पॉइंट याद रखना। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल से इसकी हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बैटल ऑफ 10 किंग जो है वो सुदास और 10 जनों के बीच में ये लड़ाई हुआ था। किस नदी के तट पर? रावी नदी, यानी परुसनी नदी के तट पर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। चलिए, अब हम लोग इसके कुछ सोशल इंफॉर्मेशन देखते हैं, सामाजिक कुछ जानकारियां देखते हैं कि कुछ क्या क्या सामाजिक यहां से जानकारियां मिली है। सबसे पहले हम लोग वर्ण सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, वर्ण सिस्टम में जो पहला पॉइंट है वो है पुरुष सूक्ता डिस्क्राइब्ड इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। हाँ, इस थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिली है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए आज जो इंडिया में जो वर्ण सिस्टम है, जो जाति प्रथा आज के डेट में जो चल रही है, वो कहां से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से इसे लिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्णस। 4 टाइप के वर्ण के बारे में चर्चा किया गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। 4 टाइप के वर्ण की चर्चा किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वर्ण ऑन कर्मा बेसिस। डिवीजन ऑफ वर्ण ऑन कर्मा बेसिस, यानी कि उनके वर्ण को जो बांटा जाता था कर्म के आधार पे। आजकल कैसे है, जन्म के आधार पर आपको बांटा जाता है कि आपका जन्म अगर ब्राह्मण है तो आपके बेटा भी ब्राह्मण होगा, आपका पोता भी ब्राह्मण होगा। लेकिन पहले का जो सिस्टम था वो डिवीजन ऑफ वर्ण ऑन कर्मा बेसिस, आपकी काम के अनुसार वर्ण को बांटा जाता था। ये बहुत अच्छी बात थी ऋग्वैदिक पीरियड में, लेकिन ये लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते बदल जाएगा। आपको वही बर्थ पीरियड वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट ये आपको देखा जाएगा कि इसकी जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब यह होता है, इसका अगर हिंदी बोला जाए तो यह होता है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब यह होता है
कि यहां पर जो भी मेजर डिसीजंस होंगे वो पुरुषों के द्वारा लिया जाता था, और जस्ट इसके अपोजिट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां आपने देखा था कि वहां पर जो मेजर डिसीजंस जो महिलाएं लिया करती थी वो आके ऋग वैदिक पीरियड में ये चेंज हो जाता है, और ऋग वैदिक पीरियड में जो मेजर डिसीजंस लेने का जो पावर हो जाते हैं वो पुरुषों को मिल जाता है, जो कि आज के डेट में वैसा चला आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन ऑफ वीमेन। वीमेन की क्या कंडीशन थी? तो ना तो यहां पर चाइल्ड मैरिज था, ना ही कर्टेन सिस्टम था। कर्टेन सिस्टम, चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बाल विवाह, और कर्टेन सिस्टम का मतलब पर्दा प्रथा। तो जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके बता रहा हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग कर्टेन सिस्टम का प्रयोग करते थे, वहां पर प्रोस्टिट्यूशन था। इस तरह की जानकारियां हमें ऋग वैदिक पीरियड से नहीं मिली है। यहां पर महिलाओं का जो कंडीशन था काफी अच्छा था। दूसरा पॉइंट यह था कि पार्टिसिपेशन इन यज्ञ विथ हस्बैंड, यानी कि यज्ञों में आज के डेट में अगर किसी के यहाँ पूजा पाठ होता हुआ तो आप देख सकते हैं कि पति के साथ पत्नी भी बैठते हैं। तो उस ये जो पीरियड काल चला रहा है ऋग वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा है कि यज्ञों में हस्बैंड के साथ महिलाएं भी भाग ले सकती थी। तीसरा पॉइंट यह है द विडो कुड मैरी अ वुमेन ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब यह होता है कि जो भी विधवा स्त्री थी, मान लो किसी के पति डेथ कर जाते हैं, तो विधवा जो स्त्री थी वो अपने देवर से, यानी कि उसके हस्बैंड के छोटे भाई से वो शादी कर सकती थी। ठीक है, द विडो कुड मैरी अ वीमेन ब्रदर इन लॉ। और फोर्थ पॉइंट है अ वीमेन लिविंग अनमैरिड फॉर ए लाइफ टाइम कॉल्ड अमाजू। और एक चीज और भी था कि उस समय महिलाएं जो थी वो चाहे तो अपनी जिंदगी भर शादी ना भी करे तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, और इस महिलाओं को अमाजू के शब्द से पुकारा जाता था। किस वर्ड से? अमाजू। तो जो भी महिलाएं, जो भी वीमेंस अपनी जिंदगी भर शादी नहीं करती थी उनको अमाजू बोला जाता था। यहां तक मैं होप करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने वर्ण सिस्टम वगैरह देख लिया, अब उसके कुछ रिलीजन्स के बारे में देख लिया जाए कि इसकी क्या रिलीजन्स थी। तो रिलीजन्स में पहला पॉइंट यह है कि ऋग वैदिक, देखो अभी तक जो भी मैं बता रहा हूं ये सारी ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि वैदिक कल्चर को दो पार्ट में बांटा गया, एक ऋग वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। तो अभी हम लोग ऋग वैदिक पीरियड के बारे में ही जानकारी आपको दे रहे हैं। ऋग वैदिक पीरियड का जो सबसे प्रिय गॉड थे वो इंद्र थे। दूसरा आपको यह पॉइंट याद रखना है कि मीडिएटर ऑफ मैन एंड गॉड, यानी कि मैन और गॉड, मतलब आदमी और भगवान के बीच की जो मीडिएटर का जो काम करते थे वो अग्नि करते थे। सबसे पवित्र गाय, सबसे पवित्र जानवर यानी होली एनिमल ये लोग किसे मानते थे? तो ये लोग मानते थे आपको गाय को, और ये लोग बोलते थे गाय जो है नॉन पेरिसेबल एनिमल है, मतलब न मारे जाने योग्य जानवर। ठीक है, और सबसे होली रिवर, पवित्र नदी ये लोग सरस्वती को मानते थे। ठीक है, पवित्र नदी किसे मानते थे? सरस्वती को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता दूं, द गायत्री मंत्र इज एड्रेसेस टू द डाइटी कॉल्ड सवित्री हु इज रिलेटेड टू द ऋग्वेदा। जो हमारे इंडिया में जो गायत्री मंत्र आप सुने होंगे वो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में पढ़ रहा था चैप्टर 1 में। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये जो है सबसे पहले तो याद रखना है कि किस देवता के लिए समर्पित है। तो ये सावित्री के लिए समर्पित है, जो ऋग्वेद में चर्चा किया गया है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से इसकी गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किस मंडल से? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए और अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि गायत्री मंत्र को रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। मैं यहां पर मेंशन नहीं किया हूं, तो आप लोग अभी अपने नोट्स में इसे मेंशन कर लीजिए। चलिए अब कुछ हम लोग बात करते हैं स्पेशल गॉड्स के बारे में, लिस्ट ऑफ गॉड्स ऑफ ऋग्वेदा, और इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सबसे मेन गॉड कौन थे, सबसे मेन गॉड कौन हुए थे? तो आपको सबसे मेन गॉड थे ऋग्वेदा। सबसे द मेन गॉड ऑफ ऋग्वेदा वाज इंद्रा। सबसे जो मेन गॉड होते थे वो इंद्र थे। इसके अलावा ही वाज द चीफ गॉड ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक एज। ही वाज आल्सो नोन एज किंग ऑफ गॉड एंड लॉर्ड ऑफ हेवन। तो इस पॉइंट्स को याद रखना कि जो इंद्र थे उसे किंग ऑफ गॉड्स और लॉर्ड ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता था, यानी कि युद्ध का नेता
और वर्षा के देवता। चलो नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ही वॉज द गॉड ऑफ फायर एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, अग्नि जो है, पहले भी एक चीज और बताया था कि ये जो मीडिएटर का भी काम करते थे और सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉडों में एक थे ऋग्वैदिक टाइम का। थर्ड है सोम। सोम वॉज द थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ही वॉज द गॉड ऑफ सोम प्लांट विच वॉज यूज टू रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, तो एक सोम प्लांट होता था और ये वनस्पति के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता था। किसको? सोम को। तो ये सब थोड़ा सा याद कर लेना है, यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा। उसके बाद है रुद्रा। रुद्रा वॉज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ही वॉज द गॉड ऑफ विंड एंड स्टॉर्म। फिर है विष्णु। विष्णु वॉज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ही वॉज द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। वरुण वॉज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ही वॉज द गॉड ऑफ वाटर एंड रेन। और मित्र वॉज द सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ही वॉज द गॉड ऑफ फ्रेंडशिप एंड अलायंस। तो ये आपको 7 गॉड्स के बारे में पता होना चाहिए जो ऋग्वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा मशहूर थे। तो इसको आप लोग याद कर लेना, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। ठीक है, तो आज की डेट में भी यही सब फॉलो होता है लगभग। तो आपको थोड़ा सा आज से कोरिलेट करके अगर पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब हम लोग इनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड का जो लाइफ स्टाइल था, तो ये लोग इंटरटेनमेंट के रूप में म्यूजिक, चैरियोट रेस और हॉर्स रेस का प्रयोग करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग लाइफ स्टाइल्स में इंटरटेनमेंट के लिए किस चीज का यूज करते थे? तो ये लोग शिकार करना करते थे, लेकिन यहां पर ये चेंज हो गया। इनका जो फेवरेट एनिमल है हॉर्स है। ठीक है, जो फेवरेट एनिमल बात कर रहा हूं, प्रिय पशु, वहां पर होली एनिमल था ना, यहां पर फेवरेट एनिमल है। होली एनिमल आपको काऊ है, लेकिन फेवरेट एनिमल हॉर्स रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मेन ड्रिंक ये लोग सोमरस का यूज करते थे। जैसे आज के डेट में वाइन हम लोग यूज करते हैं, उस समय ये लोग सोमरस का प्रयोग करते थे। और ये लोग 3 टाइप के क्लॉथ्स पढ़ते थे, जिसका नाम है वास, अधिवास और 19। जैसे आज हम लोग शर्ट पैंट टी शर्ट पहनते हैं, उस समय ये लोग वास, अधिवास और 19 पहनते थे। और अंदर में जो ये लोग पढ़ते थे इनसाइड क्लॉथिंग, उसको नीवी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? नीवी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ अदर इंफॉर्मेशंस के बारे में। कोर प्रोफेशन इनका क्या था? अगर आपसे पूछेगा ऋग्वैदिक पीरियड का इनका कोर प्रोफेशन क्या था, तो पशुपालन था। पशुपालन के बाद इनका एग्रीकल्चर हो जाता है। यहां पर 2 मेटल मिले हैं, एक है आयरन और एक है कॉपर। आयरन को ब्लैक ओर और कॉपर को आयरन ओर भी कहा जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये लोग करते थे बार्टर सिस्टम का प्रयोग। और एक वर्ड और यूज किया गया, पन्नी। पन्नी मतलब वो होता है कि वैसे व्यक्ति जो अपने बिजनेस के लिए एक जगह से जो दूसरी जगह पर जाते हैं पैसे को कमाने के लिए, आज भी इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है कि अदर्स स्टेट में जाते हैं, उसे पन्नी के नाम से जाना जाता था। और एक था वेकनॉट। वेकनॉट होता है लेंडर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आदमी या फिर जो भी लोग ऐसे जो सूद पर, ब्याज पर ऋण देते थे, उनको वेकनॉट के नाम से जाना जाता था। यहां पर 2 वर्ड याद रखना, एक है वेकनॉट और एक है पन्नी। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम, मेटल 2 यूज हुए, एक आयरन और कॉपर। हाँ, यहां से एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स बनेगा कि ये लोग आयरन का जो यूज हुआ था सबसे पहला बार, वो आपको वैदिक पीरियड में ही हुआ था। इस चीज को ध्यान रखना। आयरन की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। और एक पूछेगा आपको प्रोफेशन, तो प्रोफेशन इनका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन था, बाद में एग्रीकल्चर हो जाता है। चलिए अगला जो पॉइंट्स हम लोग बात करने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ ऋग्वैदिक रिवर्स के बारे में। सबसे सैक्रेड रिवर सरस्वती है, पवित्र नदी। और सबसे ज्यादा जो मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद में वो है सिंधु नदी। और गंगा का एक बार नाम है, यमुना का 3 बार नाम है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना कि जो सबसे सैक्रेड रिवर, जो पवित्र नदी, वो सरस्वती थे। सबसे ज्यादा मेंशन किया गया सिंधु को, और गंगा का नाम 1 बार और यमुना का नाम 3 बार वैदिक कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि मॉडर्न नेम और ऋग्वैदिक नेम्स क्या है। ये जो नेम है आपको एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए। जैसे सिंधु का जो पुराना नाम था, मॉडर्न नेम इंडस, झेलम वितस्तता, चिनाब अस्किनी, रावी परुष्णी, ब्यास विपाशा, सतलज सुतद्री, गोमती गोमल, कुर्रम क्रुमु और घग्गर दृष्टवती। तो ये मॉडर्न नेम्स है और ये ऋग्वैदिक नेम्स है। ये तो आपको रट जाना चाहिए, याद होने चाहिए। ये डायरेक्ट एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट भी ये खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो इतना मैं कंसाइज वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि पूरा चैप्टर नहीं, एक तुरंत खत्म करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स याद रखना। अब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड को स्टार्ट किए हैं। ठीक है,
इन द लेटर वैदिक पीरियड प्रजापति बिकेम द मोस्ट डाइटी इन द प्लेस ऑफ इंद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऋग वैदिक पीरियड में जो मोस्ट गॉड थे वो लोग का सबसे फेवरेट गॉड के रूप में ये लोग इंद्र को मानते थे, लेकिन ये लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो जाता है और लेटर वैदिक पीरियड में किसको बना दिया जाता है, प्रजापति जो है सबसे प्रिय देवता बन जाते हैं। ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड द राजसूय यज्ञ वाज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ द किंग। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड के राजा के राज्याभिषेक के समय एक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, यानी जो भी राजा जीतते थे या फिर अपने राज्याभिषेक जब उनका होता था तो एक यज्ञ करवाया जाता था जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। तो आपसे पूछ सकता है कि राजसूय यज्ञ कब करवाया जाता है, तो इसमें आपको आंसर ये देना होगा कि जब राजा अपना राज्याभिषेक कराता है तो उस समय इस राजसूय यज्ञ का परफॉर्मेंस किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इन द लेटर वैदिक पीरियड द वर्ना वेयर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रेदर देन ऑक्यूपेशन। जैसा कि जस्ट अपोजिट हो रहा है, थोड़ा सा इसको आप लोग दोनों को मिलाकर देखिएगा। ऋग वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया कि इनकी जो वर्ण सिस्टम थे वो काम के आधार पर हुआ था, कर्मा के आधार पर होता था, लेकिन अब जो इनका वर्ण डिटरमाइंड सिस्टम है वो बदल गया है, अब बर्थ के आधार पर होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द लेटर वैदिक पीरियड द प्लो वाज कॉल्ड सीरा। ठीक है, जो प्लो था उसको सीरा कहा जाता था, एंड द एंड ऑफ प्लो लाइन इज कॉल्ड सीता। ठीक है, हल को सीरा कहा गया है और हल की रेखा को उसे सीता कहा गया। ये पॉइंट को याद कर लेना, ये डायरेक्ट याद करने वाला पॉइंट है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और गोत्र वाज मेंशन्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, जो आज के डेट में गोत्र का यूज किया करते हैं हम लोग, गोत्र उस समय ऋग वैदिक पीरियड में नहीं था, इसको लेटर वैदिक पीरियड में ही लाया गया है, उसी समय से मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये आपको उपनिषद के बारे में जानना है। देयर आर नंबर्स में अगर उपनिषद की संख्या है 108 और सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद इन द उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो देखो ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, कई बार तो लोग पूछते हैं कि कहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, तो देखो यही सब पार्ट है जहां से हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद के कौन उपनिषद से, तो उसका नाम है मंडूको उपनिषद। ठीक है, अब इपिक, इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य दो हैं, एक तो महाभारत है और एक रामायण है। ठीक है, और महाभारत का जो ओल्ड नेम है उसको जय संहिता कहा जाता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये याद रखना है। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मंडूको उपनिषद से ही लिया गया है, और महाकाव्य यानी इपिक दो है, एक है महाभारता और एक है रामायण। ठीक है, और महाभारत का जो ओल्ड नेम है वह है जय संहिता, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये फिलॉसफी और प्रमोटर्स, ये भी याद करने वाला ही है। तो पहले के समय में लोगों का फिलॉसफी हुआ करते थे और अपने अपने फिलॉसफी का वो लोग प्रमोट करते थे। तो सांख्य के जो प्रमोटर्स हैं वह कपिल, न्याय के हैं पतंजलि, सॉरी योगा के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कनाद, पूर्व मीमांसा है जैमिनी, उत्तर मीमांसा है बद्रायन, और चारवाक का है चारवाक। ये फिलॉसफी और प्रमोटर्स है, ये आपको याद होने चाहिए, आपको ट्रिप्स पे याद होने चाहिए, फिर जैसे भी याद हो, लेकिन ये चीज को आपको याद होने चाहिए, यहां से डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और आज के वीडियो का एक और लास्ट पॉइंट है, ये है वेदांत सूत्र कंपोज्ड बाय बद्रायन। तो वेदांत सूत्र जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, बद्रायन के द्वारा, जो उत्तर मीमांसा के प्रमोटर्स है। तो ये रहा पूरा आपको वैदिक कल्चर्स के बारे में हर एक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने अपने चैनल अपने नोट्स को अच्छे से बना रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे अपने नोट्स को रिविजन्स भी कर रहे होंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूं उसी दिन उसको पढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो ये अंबार हो जाएगा जो लास्ट समय पे आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसको पढ़िए, अच्छे से सिस्टमेटिक वे में पढ़िए और कोशिश करिए कि जितना अच्छा से पढ़ सके उतना अच्छा से पढ़िए। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लोग एक बार जरूर लाइक कर देना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।